Good morning, student. Today is the third lecture of that is your unit first of chemistry. The today's topic is law of chemical combinations. So in last lecture we also studied about the law of chemical combinations. Before proceeding toward the different laws of chemical combination, we must know कि why we study these laws of chemical combination and what else is utility here. सो इन केस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है कि जब भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो दे आर गवर्न बाय सर्टन लॉज हियर, ठीक है। तो विदाउट दैट लॉ हियर वी कैन नॉट से दैट कि एनी रिएक्शन कैन प्रोसीड हियर। दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन होगी तो वो उस लॉ को फॉलो करेगी, और बिना लॉ के वो रिएक्शन हम अगर एनालाइज करेंगे फिजिकली तो वी आर अनएबल टू proceed that here, ठीक है। सो इन दिस केस फर्स्ट वी है लॉ ऑफ लास्ट टाइम हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने देखा था कि ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, कि जितना मास रिएक्टेंट का होता वही प्रोडक्ट में क्या होगा आगे जाके प्रोसीड करेगा और वो चेंज हो जाएगा। तो दोनों के केस में हमारे पास क्या होगा, उनका मास सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा वो था कि we can convert a one substances to another here, ठीक है। a matter can change from one form to another here, but whenever this change take place there must be some change of the energy here. Now we have the second law. Second law is about the law of definite proportion here. second law किसकी बात करता है हमारे पास, law of definite proportion here. तो what is this law of definite proportion? According to this law a pure chemical compound here, कंपाउंड को होना चाहिए प्योर होना चाहिए, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट विच कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट है। तो कहता है कि जब भी हम कोई प्योर कंपाउंड बनाएं, प्योर कंपाउंड मीन्स विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट एंड देयर कंपोजिशन शुड बी फिक्स हियर, ठीक है। प्योर केमिकल कंपाउंड क्या होगा कि वो एलिमेंट्स का बना होगा लेकिन उनकी जो कंपोजिशन होगी दे शुड बी फिक्स हियर। तो which combined of the same element combined together in a fixed proportion by weight here. For example, we have considered example of carbon dioxide which may be formed from the number of base here. तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बनाते हैं तो डिफरेंट फॉर्म के बेसिस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हियर बाय बर्निंग ऑफ कोक इन एयर हियर, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन सिंथेसाइज और प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम बर्न कर रहे हैं, कोयले को जब आप हीट करते हो एयर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एज ए गैसेस फॉर्म है, ठीक। तो कहता है कि वो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को ऑक्सीजन से बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, जो आपका लाइमस्टोन है जिसको मार्बल पीस कहते हैं, चाक कहते हैं, उसको अगर हम हीट करें तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल एज अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हमारे पास मेथड है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको अगर हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं कि हम बना रहे हैं फर्स्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड में भी कार्बन डाइऑक्साइड और थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो रिएक्टेंट है वो सभी में हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो कहता है कि वी हैव द डिफरेंट रिएक्टेंट, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो हमारे पास सभी के अंदर क्या देख रहे हैं कि इन ऑल द थ्री सैंपल्स ऑफ कार्बन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो है, और वो रेशियो क्या है, 3:8। तो अब ये रेशियो कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो एज वी नो दैट इन कार्बन, तो कार्बन का जो मास है वो हमारे पास कितना है, 12, ठीक। और ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास, दिस इज 2 टाइम, इट बिकम्स 32। तो 12:32 इट बिकम 3:8 है। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये हट जाएगा आपके पास 3 4 3 जार 8 एंड दिस इज 8 4 जार 34। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट यू कैन से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, सॉरी कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट वी हैव law of multiple proportion here. So this is another law which is generally important when we do some chemical reaction here. तो इस लॉ में कहता है if two elements combine to form two or more compounds है, अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है
ठीक है, जो कंबाइन हो गए कंपाउंड बनाता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ द अदर इन दीज कंपाउंड्स बियर सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट है। तो बाय वेट उनका जो हमारे पास रेशियो की, दिस शुड बी सिंपल होल नंबर रेशियो है। टू अंडरस्टैंड दिस वन here we have example here, we have example of hydrogen and oxygen which combine give rise to water here. Okay, now similarly sorry, hydrogen and oxygen again combine together give rise to formation of hydrogen peroxide here. लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं दैट इज H2 प्लस हाफ ऑफ O2, तो हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट वाटर। ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन का और हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 ग्राम एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम है। ठीक, नो तो हमारे पास वाटर जो बना वो कितना है, दैट इज H2O, तो 2 प्लस 16 दैट बिकम्स 18 इन केस ऑफ वाटर। सिमिलरली इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वी हैव 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2 मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसके अंदर तो आपको क्या होगा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, सो वी हैव H2 प्लस O2 गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो यहाँ पे आपके पास क्या, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइंस विद द 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हियर गिव राइज टू 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन को फिक्स कर दूं तो हमारे पास रेशियो किसकी चेंज हो रही है, ऑक्सीजन की। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखें फर्स्ट में कितना है, दैट इज 16 ग्राम और सेकंड में कितना है, दैट इज 32 ग्राम है, 16 एंड 32 ग्राम, और इन दोनों की अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा, 16:32 दैट इज 1:2 है। तो कहता है कि दिस इज व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, तो 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक वाटर बना रहा है दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कहता है अगर मैं ए को फिक्स करूं और दूसरे का जो मास होगा आपस में क्या होगा, दे आल्सो बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। लाइक हाइड्रोजन क्या है 2:2, तो ये क्या हो जाएगा 1:1 है। तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो उसकी रेशियो क्या है, दैट इज 1:2 है। सो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हम किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ सबस्टांसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, उनकी हमेशा क्या रहती है, दे ऑलवेज बी ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर हियर। ठीक, नो नेक्स्ट वे गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम हियर। तो पहले तो हमने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया था हमारे पास गैसेस है या लिक्विड है सॉलिड है, वी हैव जनरली गो है, लेकिन लेटर हमारे पास गे-लुसाक ने एक लॉ दिया था जो कि किसके ऊपर था, ओनली फॉर द गैसेस सिस्टम है। अब गैसेस जो होती है वो ग्राम में तो नहीं हम कंसीडर करेंगे, तो गैसेस को अगर हम लेते हैं या तो लीटर में लेंगे, दैट इज इन द वॉल्यूम के। ठीक है, दैट विच इज इन केस ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर है, जिसको हम सीसी भी बोलते हैं। ठीक, नो व्हाट दिस लॉ एक्सप्लेन है, दिस लॉ states that under similar condition of temperature and pressure, कि हमारे पास अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास एक रहे, वेन एवर गैसेज कंबाइन, जब भी गैसेज कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम, वो ग्राम में नहीं होंगी, वेट में नहीं होंगी, दे ऑलवेज इन द वॉल्यूम है, एंड विच वी एस सिंपल होल नंबर रेशियो है, वो हमेशा क्या करती हैं, एक सिंपल होल नंबर रेशियो ऑक्यूपाई करती हैं या अटेन करती हैं विद ईच अदर है, एंड आल्सो विद द गैसेस प्रोडक्ट है, और साथ में जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ भी वो क्या करेंगी, रेशियो। एक तो वो आपस में रेशियो होंगी, जब हम उसका प्रोडक्ट देखेंगे दे ऑलवेज विन द रेशियो हियर। टू अंडरस्टैंड दिस वन हियर वी हैव एग्जांपल दैट इज कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन गैस हो जब क्लोरीन गैस आपस में जुड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वी हैव 2 H2 molecule and we have the Cl2 molecule here and we get 2 molecule of that is HCl here। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, ठीक है, क्योंकि हम इसका अगर देख रहे हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में कोई भी इसके अंदर रेशियो नहीं है, तो रेशियो नहीं है तो हम इसको हमेशा क्या मानेंगे 1 मोल है, क्या मानेंगे 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ और 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ
क्लोरीन गैस गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम HCl गैस है। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगी 1:1:2 और जो 2 होगी वो किसकी है दैट इज ऑफ द HCl मॉलिक्यूल है। तो ये सभी आपस में क्या है दे आर ए सिंपल होल नंबर रेशियो है विद ईच अदर एंड आल्सो विद द गैसेस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हो, लेट अस सपोज मैं ले लूँ N2 + H2 here. This is another example which give rise to formation of NH3 that is ammonia as a gas here. So this is one molecule and this is hydrogen जो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इसको बैलेंस करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा दैट इज N2 3 टाइम हाइड्रोजन वी गेट 2 टाइम ऑफ NH3 है। तो इस केस में हमारे पास जो रेशियो होगी वो क्या होगी दैट इज 1:3:2 है। तो हम इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं 1:2:3 है। तो सारे के सारे जो हमारे पास वैल्यू है दे आर कंसिडर्ड टू बी इन ए simple whole number ratio with the reactant as well as with the product when the reactant and product both are considered to be in the form of the you can say the gaseous form. ठीक है student, so this is how we can explain the law of gases volume here that is which is given by Gay-Lussac here. Next example again I already showed you nitrogen hydrogen as well as we have the ammonia that is 1:3:2 के। तो combination between hydrogen and oxygen के the two gases leads to formation ammonia gas under suitable conditions है। and condition हमारे पास क्या कहती है under the suitable condition of temperature as well as the pressure here। ठीक है, next law we have Avogadro law. so this law is generally considered when we have a chemical reactions एंड जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ सबस्टांसेस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टांसेस को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे। सो दिस इज अगेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। एवोगाड्रो लॉ प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब बात किसकी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अब हम किसकी बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कहता है उनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे एक जैसे। इफ वी कंसीडर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर है, तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो हमें क्या चाहिए देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वाटर हियर। तो इफ वी कंसीडर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर वी सी दैट 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो इट बिकम्स H2O। तो इसको भी 2 बनाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 4 टाइम है तो इसको भी मैं 4 टाइम कर दिया। तो 4 टाइम हाइड्रोजन हो गया, 2 टाइम ऑक्सीजन हो गया, 4 टाइम हाइड्रोजन 2 टाइम ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब कहता है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ टू गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टिव ऑक्सीजन एटम आर मॉलिक्यूल है। तो सारी की जो रिएक्शन हमारे पास वो टोटली क्या कंप्लीट है। तो टोटली कंप्लीट कैसे होगी जब हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे 1 ऑक्सीजन होगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास फॉर्म करेंगे। तो ना ही हमारे पास हाइड्रोजन बचेगा ना ही हमारे पास ऑक्सीजन बचेगा और पूरा हमारे पास क्या बन गया प्रोडक्ट दैट इज वाटर हियर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अगेन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 2 वॉल्यूम ऑफ द वाटर वेपर से। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कितना बन गया 2 और दिस इज 1 एंड दिस इज वोड अगेन वी हैव 1 हियर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे पास 1 है ये हमारे पास 1 है, इन दोनों को कंबाइन किया हो गया हमारे पास 2 और ये हमारे पास है 1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया 2। तो हमारे पास रेशियो क्या होगी 2:1:2। तो इस तरह से हम इसकी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज है। तो सम टाइम एवोगाड्रो लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। तो जो ये पिछली बात कर रहा है तो इसमें क्या है हमारे पास कि अंडर द इक्वल दैट इज एट सेम टेम्परेचर प्रेशर दैट ठीक है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है।
तो इसमें हम अगर हम V कंसीडर करेंगे वॉल्यूम, तो दैट इज इक्वल टू N के, N मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इट इज आल्सो प्रपोज्ड एज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N here, that is in case of Avogadro law here. Okay, so this is how we can explain here simple by an example, that is one volume of hydrogen combined with one volume of hydrogen gives one volume of oxygen. We get two volumes of the water vapors here. Now next we have Dalton atomic theory. So you people find आप लोग बुक्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे देयर इज नंबर ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हैज बीन गिवन हियर. We have modern atomic theory, we have Dalton atomic theory here, but we just go with the that is Dalton atomic theory. So Dalton has had given this theory in 1818 here. So Dalton proposed the following statement observation. So क्या हम उसकी observation कहते हैं, matter consists of indivisible particles here or atom here, कि जो मैटर है इट इज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम आर पार्टिकल्स हियर, एंड एटम इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर हियर. ठीक है, तो कहता है कि मैटर जो है वो किसका बना होता है, एटम्स का है, और एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल है. ठीक है, ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है. सभी एटम्स की जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, आइडेंटिकल है. एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास है. तो दूसरा एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन है, एक है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो वो किसका बना होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो दोनों हाइड्रोजन है और बन गया उसका मॉलिक्यूल. तो दोनों हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसके अंदर तो हमारे पास हाइड्रोजन होंगे और वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. तो हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 1 वी गेट 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज 2 ग्राम के. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज टोटली डिफरेंट फॉर हाइड्रोजन. तो इनके जिसके जो एटम होंगे, नाइट्रोजन के जो एटम होंगे उनका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो दैट्स व्हाई एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास. कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो. तो जो हम पीछे बात कर रहे थे कि जब भी हम कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनकी इसमें उनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है, एंड बट दे हैव ए सिंपल होल नंबर रेशियो है, दैट इज दे कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो. जैसे हमने H2 की बात की, ऑक्सीजन की बात की, वाटर फॉर्मेशन के लिए कार्बन की बात की, ऑक्सीजन की बात की कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, नाइट्रोजन की बात की, हाइड्रोजन की बात की अमोनिया बनाने के लिए. दिस इज रिगार्डिंग टू दैट वन है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स है. तो कहते हैं जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो एटम्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है. नाइट्रोजन विल कंबाइन विद हाइड्रोजन, दैट मीन्स नाइट्रोजन विल रीऑर्गेनाइज विद हाइड्रोजन के, एंड दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ये नाइट्रोजन टूट गया और हाइड्रोजन नेवर है. ये क्या होते हैं हमारे पास, दे विल कंबाइन हियर, जस्ट रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ है एंड गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी से दैट in a chemical reaction these can neither be created nor be destroyed here but can be transferred from one form to another here. तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं. बट लेकिन जब हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देती है, जब हम बात करते हैं इन सभी आपके जितने भी हमने अभी पोस्टुलेट्स पढ़े हैं इसमें, दैट इज नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट इज एटम केयर. बट कहता है कि लेटेस्ट जो हम कहते हैं कि एटम इज नॉट इंडिविजुअल, इट कैन बी डिविजिबल है, बिकॉज एटम को हमने तोड़ के क्या बनाया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात की, उसके अंदर प्रोटॉन की बात की, उसके अंदर हमने न्यूट्रॉन की बात की, उसके अंदर पॉजिट्रॉन की बात की, न्यूट्रॉनों की बात की, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल सबकी बात की. तो वो कैसे पता चला, जब हम एटम को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं. तो एटम इज ए कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एज वेल एज अ प्रोटॉन. तो देयर आर अबाउट 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम के. तो कहता है एटम को बनाने के लिए हमारे पास 34 और पार्टिकल्स हैं. लेकिन ये तो हमारे पास पहले की बात है, लेकिन अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, उसमें हम जिसको हम बोजान या गॉड पार्टिकल की बात कर रहे हैं,
In case of atom here, so atom is considered to be called as God particle because it consists of number of particles when we fragment this atom here. So atom is no longer considered to be indivisible. All atoms of a given element has identical properties. ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्ट. लेकिन इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि हमारे पास कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं? विच इज ऑफ सेम एलिमेंट बट दे हैव डिफरेंट मास है, जिनका मास हमारे पास डिफरेंट होता है. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने आइसोटोप हैं? दैट इज 3 सॉरी, दैट इज हाइड्रोजन 1 atomic number 1 mass 1, hydrogen number 1 mass 2, atomic number 1 mass 3 है, which is called as प्रोटॉन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम है. तो ये तीनों हमारे पास क्या देगा? आइसोटोप है. तो इट मीन्स जिनकी जो स्टेटमेंट सेकंड की बात कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या नलीफाई हो रही है कि एलिमेंट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका मास क्या हो, सेम हो. दे मे हैव different mass and that substances which have same property, same atoms but different mass, they are called as the isotope. उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं. अब सेकंड कहता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास दे मे बी डिफरेंट है बट सम एलिमेंट्स विच आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट बट हैव द सेम मास है, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोबार्स. उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स. ठीक है, तो आइसोबार क्या होंगे हमारे पास? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास क्या डिफरेंट है, जैसे कैल्शियम और आर्गन गियर. इन दोनों का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास वो डिफरेंट है लेकिन मास कितना 40 है. तो कैल्शियम इज 20 और ये हमारे पास 18 है, तो इनका मास हमारे पास कितना है? 40 है. तो ये हमें बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं तो उनका मास भी सेम होगा, दे मे बी डिफरेंट है. तो अपॉन हियर व्हाट वी फाइंड हियर कि वी हैव टू see two different thing here, isotope as well as the isobars. ठीक है, कंपाउंड थर्ड जो इसका ड्रॉबैक हमारे पास है, जो लेटेस्ट इक्वेशन है कि कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो के. तो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सभी एलिमेंट्स की जो आप कहोगे कि रेशियो है वो फिक्स हो. कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी रेशियो फिक्स नहीं होती लेकिन तब भी वो बनाते हैं. So there are certain compounds which are never in a fixed ratio, but still they form the compound है. ठीक है, chemical reaction involve reorganization of atoms here. But अगर हम reaction देखें, radioactive reaction देखें तो वहाँ पे हमारे पास reorganization नहीं होती, वहाँ पे formation of new element हो जाता है. तो it means कि reaction does not means only reorganization, there may be something different here. तो देन दिस यू कैन से डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी इसके ऊपर नई थ्योरी हमारे पास आई थी जिसको हमने नाम दिया था दैट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है. और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है सर्टन लिमिटेशन अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है स्टूडेंट, तो यू कैन गो थ्रू द बुक, यू कैन फाइंड इजीली अबाउट दिस जिसके बारे में अभी अब बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट है एटॉमिक मास. अब एटॉमिक एटम का मास क्या है? तो जब भी हम एटम के मास की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड विद द कार्बन एटम है. तो जो बेस हम लेते हैं कि जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो कि घर वाले कहेंगे आप आलू ले आओ 1 किलो, तो दुकानदार क्या करता है? आलू उठाता है और रख देता है तरकड़ी के ऊपर, बेइंग मशीन के ऊपर रखता है या फिर बैलेंस के ऊपर रखता है. तो एक साइड क्या डालता है? एक पत्थर डाल देता है. तो उसको बैलेंस करके आप कहते हैं हाँ जी 1 किलो हो गया, आप घर आ गए. तो आपको कैसे पता है कि भाई ये हम जो बैलेंस ले रहे हैं ये 1 किलो के बराबर है? हम इसी को क्यों ले रहे हैं? हम कोई बाहर से कोई पत्थर उठा के क्यों ले रख रहे हैं, या कोई हम लोहे का पीस क्यों ले रख रहे हैं? हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जो हमारे पास एक स्टोन दिया उनको जिसको 1 kg लिखा हुआ है दैट इज कंसिडर्ड टू बी इक्वलेंट टू द 1 kg है. ठीक है, उसी तरह से जब हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, जब हम उसको किसी बैलेंस के अंदर रखेंगे तो दूसरी साइड हम क्या रखेंगे? कार्बन का एटम के. तो कहता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन दैट एटम ऑफ द कार्बन टेकन एज 12 here. एंड दिस 12, ये 12 हमारे पास क्या है? दिस 12 डज नॉट शो एनी फिगर, दिस शोज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है. तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इसलिए हम इसको 12 के साथ उसको कंपेयर. कहता है कि एक एटम कितना हैवी है या कितना लाइटर है, किससे?
12 कार्बन के एटम के साथ। तो अगर वो हैवी है तो उतना हम उसको हैवियर मानेंगे, अगर लाइटर है तो उसको हम उतना लाइटर मानेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, लाइटर होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 है। लेकिन अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो वो 40 है, तो वो उसका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मे बी नोटेड दैट द एटॉमिक मासेस आर ऑब्टेन्ड अबव द रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ द एटम। तो ये हमेशा क्या होता है, एक्चुअली होता है, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो रिलेटिव मास, एटॉमिक मास हम जनरली कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय टेकिंग द आइसोटोपिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वन एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम, दैट इज C12 है। क्योंकि कार्बन के भी हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज कार्बन 12, कार्बन 14 एंड कार्बन 13 है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो किसकी होती है, C12 की। तो इसलिए हम किसकी बात करेंगे, C12 आइसोटोप है। एंड इट इज़ ऑलवेज बी कैलकुलेटेड आर कंसिडर्ड एज ए यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 of the mass of an atom of C12. It is also called as unified mass here. Similarly, we have average atomic mass, molecular mass. So in case of molecular mass here, we have to calculate our molecular mass को हम कैसे explain करेंगे? This can be explained as the sum of atomic mass of the element present in the molecule here. For example, हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे तो मीथेन की है, मीथेन मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन CH4, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन को होता है 1, लेकिन 4 टाइम है तो 4 × 1 ही है। तो टोटल मास हमारे पास कितना बन गया, 16.043 है। सिमिलरली हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो दैट इज 18 है। तो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ द वाटर। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है हमारे पास, कार्बन हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन 32, दिस इज बिकम 44 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वी नो द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, और एटम, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ अपनी बुक से या कहीं से भी कुछ कंपाउंड्स जहाँ एलिमेंट्स निकालोगे उनका एटॉमिक मास याद करोगे, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला मास। फार्मूला मास इज जनरली कैलकुलेटेड फॉर द आयनिक कंपाउंड है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड है, तो इनका हम जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, फार्मूला मास है। तो फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन हम क्या कहते हैं, इस केस में हम इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, आयंस को कंसीडर करते हैं, दैट इज डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज सिंगल एटॉमिक बट एग्जिस्ट एज आयन क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन 3 dimensional स्ट्रक्चर है। तो जैसे इसमें आप 3 dimensional स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये किसका है, सोडियम क्लोराइड का, and it is the compound of, it is the ions of sodium as well as the chloride ion in the sodium chloride है। तो सोडियम का मास हमारे पास 23 है और क्लोरीन का हमारे पास 35 पॉइंट, जैसे ये सोडियम का मास हमारे पास कितना होता है 23, और जो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन है, उसका होता है 35.5 है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 58.5 है। तो 58.5 इज द फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड है। तो आयनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर मास में इतना ही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मास को हम पूरा लेते हैं, एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में हम पूरा क्रिस्टल कंसीडर करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास रिस्पेक्टिव आयंस की बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट टुडेज लेक्चर। कि आज इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने लॉज की बात की, जिसमें 3-4 लॉ हमने पढ़े थे। वो लॉ क्या बताता है हमारे पास, इसकी कम्बिनेशन कैसे होती है मॉलिक्यूल्स की। देन वी हैव डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम के बारे में बात करती है कि एटम किस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और उसमें एक और पॉइंट था हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे पास ओनली मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, नॉट द एटम के। तो अभी आपने जितनी भी स्लाइड्स देखी हैं पीछे, या आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है,
तो अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि डाल्टन अटॉमिक थ्योरी यहाँ पे कहती है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं कि ओनली द मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन नॉट द एटम के। फॉर एग्जाम्पल N2 + H2 है, बोथ आर मॉलिक्यूल। हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि इस रिएक्शन में हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वी गेट प्रोडक्ट। हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये एटम्स हैं, तो एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ओनली द मॉलिक्यूल विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट यू कैन से as that is certain laws here and Dalton atomic theory, and we have atomic mass, average atomic mass, molecular mass and formula mass and so on here। तो इनके ऊपर आप just you have to go through your books, तो आप अपनी बुक्स में देखें एंड यू कैन फाइंड द नोट्स here, जो आपके पास इसको एज ए नोट्स कंसिडर करें। ओके स्टूडेंट, ओके बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।